स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 12.3 और इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास फिगर गिवन है। ये जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये कहीं गिवन नहीं है, ये मैंने खुद से बना के समझाने के लिए लिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी जिससे हमें पूरा समझ में आ जाएगा। स्टार्ट। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल। एक हमने सेल लगाया है, एक हमने एमीटर लगाया है, की लगाई है और नाइक्रोम वायर है। अब नाइक्रोम वायर की हमने पहले लेंथ एल ली, अलग अलग केसेस हैं, 4 केसेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस ये है, फिर सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, 1 बाय 1 हम लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक लेंथ एल का नाइक्रोम वायर लगाया है, तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल में समझाने के लिए लेंथ ले ली है 1 मीटर। लेंथ इन मीटर, लेंथ किस में है? मीटर में। ठीक है। सपोज 1 मीटर लेंथ का मैंने एक नाइक्रोम वायर लिया है। नाइक्रोम वायर का रेडियस मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये है रेडियस। कितना मैंने एज्यूम कर लिया है यहाँ पर इस केस में 0.321 मिलीमीटर, और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक है। एरिया फिर मैंने निकाला है पाई आर स्क्वायर से, ये रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू करंट की मैंने फॉर्मूले से निकाली है। जो फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं उसी से एक्चुअल में पहले रेजिस्टेंस निकाला है, फिर करंट की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पर पुट की है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमने करंट एमीटर की रीडिंग ली। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो सेल लगा हुआ है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्गर वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जो शॉर्टर वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ आगे जाता है, तो ये पॉजिटिव है तो एमीटर का पॉजिटिव होगा और इधर वाला नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। प्लग द की, तो क्या होगा? इस नाइक्रोम वायर में से करंट फ्लो होगा और आपको अगर उसकी रेडियस इतनी है, उसकी लेंथ इतनी है, तो आपको करंट की वैल्यू इस एमीटर में करंट की वैल्यू इतने एम्पियर करंट 0.019 एम्पियर करंट आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ। अब हमने इसकी जगह डबल लेंथ का, पहले हमने इतनी लेंथ का नाइक्रोम वायर लिया था, अब उसकी डबल लेंथ का हम नाइक्रोम वायर ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं कि हमने नाइक्रोम वायर की लेंथ को डबल कर दिया। तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिया था, अब मैं 2 मीटर की लेंथ ले रही हूँ। थिकनेस सेम रखनी है। ठीक है। रेडियस उतना ही, मतलब थिकनेस का मतलब क्या, जैसे सपोज ये वायर है हमारा, तो इतनी ही थिकनेस पहले थी, फिर हमने सेम थिकनेस का डबल कर दिया। ठीक है। डबल कर दिया वायर को, थिकनेस वही रखी। ठीक। तो लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, थिकनेस वही है, मींस रेडियस वही है, रेडियस वही है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप इसको कहीं से वायर को कट करोगे, वायर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और कहीं से भी आप कट करेंगे तो आपको कैसा एरिया मिलेगा? एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया और इसके बाद जैसे मैंने अभी बताया वैसे हम करंट की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो हमें इतनी मिलती है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हमने यहाँ पर क्या किया? लेंथ इंक्रीज की। ठीक है। लेंथ पहले 1 थी फिर 2 कर दी, पहले L थी फिर डबल कर दी, 2L कर दी। लेंथ हमने इंक्रीज की, कीपिंग एरिया कांस्टेंट। लेंथ इंक्रीज, एरिया कांस्टेंट, और हमें क्या मिला? करंट की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यहाँ देखिए, पहले 0.019 था फिर 0.0095 है, मीन्स करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है। एमीटर रीडिंग में वैल्यू कम आई, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा बन गया। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ एक्टिविटी में। फर्स्ट केस हो गया और सेकंड केस हो गया। ठीक है। इसके बाद हमें थिकनेस इंक्रीज करनी है, कीपिंग द लेंथ सेम। हमने थर्ड सिचुएशन, थर्ड केस में क्या किया? लेंथ को वही रखा, लेंथ को हमने 1 मीटर ही रखा। मैंने इस डेटा को फिर से लिखा है, ये वाला फर्स्ट डेटा मैंने फिर से नोट डाउन किया है। अब हमने लेंथ सेम रखी लेकिन एरिया को इंक्रीज कर दिया। एरिया इंक्रीज किया मतलब हमने पहले रेडियस, थिकनेस इंक्रीज कर दी। देखो यहाँ पर थर्ड केस में थिकनेस इंक्रीज कर दी है। तो थिकनेस अब मैंने कितनी ली? पहले मैंने थिकनेस ली थी, पहले रेडियस लिया था 0.321 मिलीमीटर। अब मैंने ले लिया इतना मीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर। मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.321 इंटू 10⁻³ मीटर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लेंथ को सेम रखा सेकंड सिचुएशन में, लेंथ कांस्टेंट, और हमने क्या किया, रेडियस को इंक्रीज किया। रेडियस को इंक्रीज किया मींस थिकनेस को इंक्रीज किया, एरिया को इंक्रीज किया। ठीक है, तो हमने एरिया को इंक्रीज किया। अब करंट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला इसमें आगे डिराइव्ड है वो और ओम्स लॉ यूज करके, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और फिर उसके बाद ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी अपॉन आर, ये दोनों फॉर्मूला यूज करके I इक्वल टू वी अपॉन आर, और R इक्वल, पहले R निकाला मैंने रो एल अपॉन ए से, उसके बाद मैंने I निकाला, तो ये सारी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। तो जब हमने इनिशियली जो पहले वाली वैल्यू है ये सेम मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है। ठीक है, तो करंट था 0.019 एम्पियर, एमीटर में रीडिंग आई इतनी। इसके बाद जब हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो रीडिंग इंक्रीज हो गई, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा, मतलब एमीटर में रीडिंग ज़्यादा आई, कितनी 1.911 मीटर, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद फोर्थ केस में क्या किया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ नाइक्रोम वायर एक कॉपर वायर कनेक्ट कर दिया, इंस्टेड ऑफ नाइक्रोम वायर कॉपर वायर कनेक्ट कर दिया। तो कॉपर वायर कनेक्ट करने से यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अभी शायद ना समझ में आए, वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो कॉपर वायर जब हमने किसी और नाइक्रोम वायर की जगह कोई और मटेरियल ले लिया तो क्या हुआ, फिर से हमें करंट की वैल्यू कुछ और मिली। दैट मीन्स करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अब इसको बुक से एक बार देख लें। डज अ करंट डिपेंड ऑन द लेंथ? यस। डज अ करंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? यस। इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस करंट रीडिंग, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू हाफ वैल्यू व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। जब हम लेंथ को डबल करेंगे, लेंथ को डबल कर दिया तो करंट हाफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी बताती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो हमने जब लेंथ इंक्रीज की तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर हमने लेंथ को डबल किया तो करंट हाफ हो गया। और अगर हमने एरिया, द एमीटर इज रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। ठीक है, फिर एमीटर रीडिंग फिर से कब चेंज हुई, जब हमने कोई और मटेरियल जैसे कॉपर का वायर ले लिया, इंस्टेड ऑफ नाइक्रोम वायर अगर हमने कॉपर का वायर ले लिया, देन अगेन एमीटर रीडिंग चेंज हो गई। वी ऑब्जर्व दैट। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, ये हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स V अपॉन आर इक्वल टू आई। दैट मीन्स अगर आप V को कांस्टेंट रखेंगे, जैसा कि इस सिचुएशन में इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, हमने V को चेंज नहीं किया, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं किया, सेल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही रखा, उसको कांस्टेंट रखा। तो हमें अगर V को कांस्टेंट रखते हैं, कीपिंग V कांस्टेंट, क्या होगा, I और R में क्या रिलेशन हुआ, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स इफ करंट डिक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यही तो मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मीन्स इफ करंट डिक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड इफ करंट इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिल गया। इसके बाद हम अब रिलेशन निकालने वाले हैं रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया पर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, एरिया इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ यू कंबाइन बोथ दीज इक्वेशंस देन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। न्यूमरेटर में L है, डिनोमिनेटर में A है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दैट मीन्स resistance of a conductor depends on length of the conductor, resistance of a conductor, factors, यही तो टॉपिक है, factors on which resistance of a conductor depends. So it depends on length of the conductor, it depends on area of cross section and also एक और पॉइंट आएगा, अभी देखिएगा,
प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे इक्वल टू कांस्टेंट से, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया जाता है इक्वल टू कांस्टेंट से, एंड हियर कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, बाकी वही एल अपॉन ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। सो रेजिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, क्या क्या है, ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। इसमें रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और मेटल्स की रेजिस्टिविटी अलग होती है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी अलग होती है, सभी सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी में वेरिएशन होता है। और आपकी बुक में टेबल दी हुई है जिसमें अलग अलग वैल्यू दी हुई है रेजिस्टिविटी की, वो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए है कि रेजिस्टिविटी कैसे कैसे वेरी करती है। तो हमारा फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन ए। इससे रो कितना आ जाएगा, R A अपॉन L। ठीक है, अब हम यूनिट देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रो इज रो, RHO प्रोनाउंस करते हैं रो। ठीक है, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। क्लियर। ये जो रेजिस्टिविटी है इसके बारे में थोड़ा सा कि किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। नेचर क्या होगा, जैसे नाइट्रोम वायर है या कॉपर वायर है, किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड करेगा। और इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। कैसा भी आप शेप ले लें, साइज ले लें, उस पर डिपेंड नहीं करेगी रेजिस्टिविटी, डिपेंड करेगी टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर हमने पढ़ा है ना ओम्स लॉ में, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, याद आया। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है तो रेजिस्टेंस में कैसे वेरिएशन होगा, सेमी कंडक्टर के लिए अलग होगा, एलॉयज के लिए अलग होगा, मेटल्स के लिए अलग होगा, वही मैं बताने वाली हूँ। फॉर प्योर मेटल्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा फॉर प्योर मेटल्स। फॉर एलॉयज नो इफेक्ट, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, एलॉयज का रेजिस्टेंस में ऑलमोस्ट नो चेंज होगा। सेमी कंडक्टर्स के लिए जस्ट उल्टा है, प्योर मेटल से जस्ट उल्टा, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। If you increase the temperature, resistance will decrease in case of semiconductors. Clear हो गया। चलिए अब इसको हम एक बार बुक से जो बचा हुआ पार्ट है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मटेरियल पे डिपेंड करता है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। द मेटल्स एंड अलॉयज have very low resistivity, किस रेंज में, 10⁻⁸ to 10⁻⁻6 ओम मीटर की रेंज में एलॉयज की और मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर में आपको पता है सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम इसको यूज नहीं करते वायरिंग में, क्योंकि कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है, चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर एल्यूमिनियम के वायर्स हम यूज करते हैं। वैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए ये कंडक्टर अच्छे कंडक्टर्स हैं। रेजिस्टिविटी कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये कैसे समझ में आया इस रिलेशन से, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये कैसे समझ में आया ओम्स लॉ से, V अपॉन I, R इक्वल टू I। ठीक है, I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। क्लियर। आगे देखेंगे इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास।
है रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, वो मैंने लिखवा दिया कैसे। जो रेजिस्टेंस के लिए लिखवा है वही सब रेजिस्टिविटी के लिए होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेसर द रेजिस्टिविटी लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। लास्ट पैरा देखिए, टेबल 12.2 रिवील्स दैट रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। मेटल की रेजिस्टिविटी कम होगी, उसके एलॉय की रेजिस्टिविटी हायर होगी। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए उनको हीटिंग एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है। किनको? एलॉयज को। क्यों? बहुत दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एलॉयज। हीटिंग एलिमेंट्स जैसे जहाँ पर आपको प्योरली हीटिंग रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में या माइक्रोवेव ओवन में, जहाँ आपको प्योर हीटिंग रिक्वायर्ड है, गीजर में, जहाँ पे भी हीटिंग रिक्वायर्ड है, प्योरली हीटिंग रिक्वायर्ड है, वहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट्स होंगे वो एलॉयज के होते हैं। क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी and they do not undergo oxidation, they do not burn at high temperature, they do not burn, they do not oxidize। ये दो reasons की वजह से heating elements are made up of alloys, यही दिया हुआ है। alloys do not burn readily at high temperature, for this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toaster etc। टंगस्टन को कहाँ यूज करते हैं हम? फिलामेंट ऑफ बल्ब में। एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर? कुछ पूछना है और? सो फाइनली हमारा जो टॉपिक था उसका रिजल्ट क्या है? रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड फाइनली इन दोनों को कंबाइन करके R इक्वल टू रो L अपॉन ए। सो रेजिस्टेंस of a conductor depends on length of the conductor, area of cross section and nature of material। क्लियर हो गया? इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।